हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम थर्ड सेमेस्टर डीएलएड का बायो वाला पार्ट देखेंगे। इसमें वायरस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वायरस यानी विषाणु कहते हैं जिसे, कि वायरस क्या होते हैं और इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु जो है या वायरस, विषाणु की खोज वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने किया था। विषाणु एक अति सूक्ष्म कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें कोई कोशिका नहीं होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनमें एक भी कोशिका नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें एसेलुलर या अकोशिकीय जीव कहते हैं। और जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करता है, मतलब ये अगर कोशिका के बाहर, कोशिका मतलब किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर यानी कोशिका के अंदर जाते हैं तभी ये जीवित कहलाते हैं। अदरवाइज़ ये कहीं ऑब्जेक्ट कहीं बाहर पड़े होंगे, अगर बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो ये कोशिका के अंदर नहीं होंगे तो ये जीवित नहीं अजीवित कहलाएंगे, मतलब इनमें कोई जान नहीं होता। जब ये, क्योंकि ये अकोशिकीय होते हैं, जब ये कोशिका के अंदर जाएंगे तभी इनमें वृद्धि होगी। उसके बाद कह रहा है कि विषाणु न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु जो होता है न्यूक्लिक अम्ल में दो आता है, आरएनए और डीएनए, और ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये शरीर के बाहर मृत अवस्था में होते हैं, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तभी ये जीवित रहते हैं। उसके बाद ये अगर बाहर रहते हैं तो ये जीवित अवस्था में नहीं होते। और जब विषाणु एक बार जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो वह कोशिका के मूल डीएनए एवं आरएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देता है। यानी जब वो किसी होस्ट बॉडी में, यानी किसी की बॉडी के अंदर अगर कोशिका में जाता है तो जो उसका डीएनए होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है होस्ट बॉडी के, उसको अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए में से एक ही पाया जाता है उसमें, तो उसकी अपनी तरह बना लेता है। वायरस क्या करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को अपनी तरह बना लेता है और फिर उसकी कोशिका को संक्रमित कर देता है। और क्या करता है ये जो, अब जब ये डीएनए मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल को अपनी तरह बना देता है तो फिर इसमें रेप्लिकेशन होने लगती है, मतलब ये डिवाइड होने लगता है, बहुगुणन होने लगता है, बढ़ने लगता है इसकी संख्या। एंड इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक वायरस की। जो विषाणु होता है अति सूक्ष्म परजीवी होता है या अविकल्पी परजीवी होता है। इसका मतलब ये है कि परजीवी वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी में जाके रहते हैं, मतलब दूसरों की बॉडी, इनको एक होस्ट बॉडी चाहिए। होस्ट बॉडी मतलब या एक बॉडी चाहिए जिसके अंदर रहेंगे। और यहाँ पे लिखा है अविकल्पी परजीवी, मतलब अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कोशिका के अंदर ही जाके जीवित होते हैं। मतलब एक कोशिका चाहिए उनको जीवित रहने के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्लिकेशन करने के लिए, बहुगुणन करने के लिए कोशिका की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको अविकल्पी परजीवी कहते हैं। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। निर्जीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, मतलब शरीर के अंदर जाते हैं किसी के तो वो जीवित हो जाते हैं। अगर बाहर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े होंगे, ऐसे टेबल चेयर कहीं भी, तो वो अजीवित होते हैं क्योंकि उनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। और जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये जीवित हो जाएंगे, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ये आपको याद करना जरूरी है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उसको वायरस कहा जाता है। उसको विज्ञान की जिस शाखा के अंदर विषाणु का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। एंड विषाणु के एक कण को विरियॉन कहते हैं। विरियॉन क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है। वायरस में जो कोशिका नहीं पाई जाती, वायरस जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। और ये एक्टिव अवस्था में नहीं रहता वायरस, लेकिन ये जो कण है, विरियॉन का जो कण है, ये एक्टिव अवस्था में होता है और यही इन्फेक्शियस होता है, मतलब यही संक्रमण करता है, एक होस्ट बॉडी में जाके संक्रमित करता है उसकी कोशिका को। तो विरियॉन जो है वो वायरस का एक्टिव फॉर्म होता है, ये जाके होस्ट बॉडी को अफेक्ट करता है। और ये जो ये विरियॉन होता है इसमें कैप्सिड का बना होता है। और कैप्सिड एक मतलब कैप्सिड होता है, कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन का बना खोल होता है, जो बाहर की एक लेयर होती है वो उसको कहते हैं। और इसके अंदर और यह बहुत से प्रोटीन एककों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। अब कैप्सोमियर क्या होता है, ये जो प्रोटीन की जो खोल होती है, ये इसी को कैप्सोमियर कहते हैं। ये जो बहुत सारे लेयर का बना होता है, बहुत सारे एककों का, मतलब एक एक प्रोटीन का बना होता है, इसकी वजह से इसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। यहाँ पे दिया है कि न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड के अंदर होता है, मतलब जो बाहर की लेयर होती है उसे कैप्सिड कहते हैं। और उसमें प्रोटीन, वो प्रोटीन का बना होता है, एक खोल होता है। और प्रोटीन क्या होता है, एक को का होता है, मतलब कई एक प्रोटीन मिलकर एक बनाते हैं, एक कैप्सोमियर बनाते हैं।
और न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड के अंदर होता है। अधिकांश जंतु वायरसों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, कुछ में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर कोई एक वायरस है तो उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, मतलब दोनों में से एक ही उपस्थित होता है, दोनों साथ नहीं हो सकते। एंड उसके बाद ये आरएनए या तो एक हरे सूत्र, या तो यहाँ पे दिया है एसएस आरएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब एक हरे सूत्र का होता है। और इन्फ्लुएंजा जो गलसुआ होता है, जो मस्तिष्क का, और पीत ज्वर जो होता है यानी येलो फीवर यानी पीलिया। और ये देखो, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो एक हरे, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और एक हरे सूत्र का जो वायरस होता है वो होता है उसमें। और जो पीलिया होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड यानी उसमें डीएनए होता है, और वो डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे सूत्र का होता है। और जुकाम, टिक फीवर आदि, इसमें क्या क्या आते हैं? जुकाम होता है। टिक फीवर क्या होता है? टिक फीवर होता है टिक, जिसे हिंदी में शायद वो किलनी कहते हैं, जो कुत्ते पे, डॉग वगैरह पे एक आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड क्या है? एक फाइलम होता है जिसमें जिसमें इस ये सब आते हैं। आपके हो गए बट वो आते हैं आर्थ्रोपोड में, स्कॉर्पियन हो गया, बिच्छू बिच्छू वगैरह आते हैं, माइट्स आ गए, मकड़ी, वो माइट्स आते हैं, दीमक, ये सारे। तो उसमें ये आता है, ये इंसेक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है? ये टिक फीवर आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा में जैसे ये बटरफ्लाई, ये सारे इसमें आते हैं। आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट नहीं होता ये। इंसेक्ट में फ्लाई वगैरह आते हैं, फ्लाई हो गया, मॉस्किटो, ये सब, लेकिन ये आर्थ्रोपोड में आता है। और टिक फीवर किलनी, किलनी जो जो जाके किसी के स्किन पे चिपक जाती है तो उससे उससे उल्टी होने लगती है, उसको फीवर होने लगता है। टिक जो कुत्ते पे पाई जाती है, किलनी होती है, जुए की तरह छोटी छोटी होती है, आपने देखा होगा। हिंदी में इसको किलनी, इंग्लिश में टिक कहते हैं। और इसी को टिक फीवर कहते हैं क्योंकि किसी के स्किन पे चिपक जाती है और फिर वो इन्फेक्शन फैलाती है। और डीएनए का दोहरा सूत्र अधिकांश पादप विषाणु तथा मनुष्य में चेचक, खसरा, हर्पीज आदि रोग विषाणु में डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। और इसमें बता रहा है कि जो डीएनए का दोहरा सूत्र अधिकांश पादप विषाणुओं में पाया जाता है, जो वायरस होते हैं ना उनमें डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जैसे चेचक, खसरा, हर्पीज आदि में ये और रोग आदि रोगों में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। मतलब चेचक, खसरा, हर्पीज वाले में जो आरएनए, वो जो विषाणु होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड वो पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। जबकि कुछ पादप जो पादप में मतलब प्लांट्स में डिजीज़ फैलाते हैं, उन वायरसों में डीएनए का दोहरा सूत्र भी पाया जाता है। और जो हर्पीज़ वगैरह फैलाते हैं उनमें भी डबल स्टैंडर्ड वायरस का डीएनए पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज की संरचना, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी अब वुमन बॉडी के नहीं, अब बैक्टीरिया के सेल, माने बैक्टीरिया के कोश, मतलब जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की कोशिका को प्रभावित करने वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इसका नाम है बैक्टीरियो इसीलिए पड़ा क्योंकि ये बैक्टीरिया के सेल यानी बैक्टीरिया की कोशिका को प्रभावित करता है। मतलब जीवाणु पर परजीवी विषाणु कणों को बैक्टीरिया फेज कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो जीवाणु की कोशिका पर परजीवी होते हैं, परजीवी उन्हीं जो दूसरे की बॉडी पे जाके रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो ऐसे वायरस को हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। फेज शब्द ग्रीक भाषा के फैगिस से बना है, जिसका अर्थ होता है दूसरों का भक्षण करने, या टेडपूल की आकृति का होता है। जो टेडपूल क्या होता है? टेडपूल जो होता है वो एक लार्वा होता है। लार्वा मतलब एक मतलब जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, उसका जब बच्चा होता है वो लार्वा उसको कहते हैं। जब वो फर्स्ट स्टेज में आता है लार्वा होता है, छोटा सा पतला सा होता है, त्रिभुज के शेप में समथिंग करके, ऐसे लंबा सा पतला त्रिकोणाकार होता है, तो उसकी शेप में होता है टेडपोल। अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे पतला सा। अरे कैसे दिखाऊँ इसमें, ऐसे बहुत बड़ा आ रहा है इसके, ऐसे पतला सा नहीं बन रहा है, सॉरी टाइम ले रहा है, 2 मिनट, सॉरी। अभी आगे हम देख लेंगे।
तो जो होता है वो टेडपोल की आकृति का होता है। टेडपोल मेंढक का जो लार्वा होता है उसको कहते हैं। इसमें बहुफलकीय शीर्ष भाग होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड अणु होते हैं। बहुफलकीय मतलब आपने बेंजीन रिंग पढ़ी होगी, बेंजीन बनाई होगी, तो बेंजीन रिंग मतलब एक एक ऐसे एक त्रिभुज के शेप में, त्रिभुज नहीं, बेंजीन, बेंजीन मतलब छः वो होता है ना, 6 लेयर होती है बेंजीन रिंग। आपने बेंजीन की संरचना पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो उसकी आकृति का होता है वो बहुफलकीय शीर्ष का होता है। उसका जो हेड होता है वो बहुत जो शीर्ष होता है उसको बहुफलकीय होता है वो। और स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग की आकृति की पूंछ होती है घुमावदार ऐसे स्प्रिंग की तरह। सिर तथा पूंछ के बीच सकरी पट्टी के रूप में कॉलर होता है। पूंछ के अंतिम सिरे पर एक चपटी छोर प्लेट या बेस प्लेट होती है जिसे एंड प्लेट होती है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पे देखो जैसा मैंने बताया था, एक सेकेंड, जैसे मैंने बताया था बहुशीर्षीय मतलब बहुफलकीय शीर्ष होता है। अब ये बेंजीन रिंग की तरह इनके शीर्ष होते हैं, तो ये इनका हेड होता है। हेड के जो बाहर होता है, जो शीर्ष होता है, इसके चारों तरफ सीड का आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है, मैंने बताया था। अब इस प्रोटीन के अंदर क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। ये जो अंदर का पार्ट है ये न्यूक्लिक एसिड है। आप बहुत इजी तरीके से देखिए। उसके बाद जैसे हमारे बॉडी के मतलब नेक होता है, कॉलर होता है, तो इसमें क्या होता है, कॉलर होता है जस्ट हेड के नीचे, शीर्ष के नीचे कॉलर होता है। उसके बाद ये जो सीथ होती है, ये जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के शेप की हुई ये स्प्रिंग ऐसे घुमावदार होती है, पूंछ होती है ये। और इसी को सीत या भारी जो दिया गया, इस पे जो लेयर है उसको सीथ नाम दिया गया है। उसके बाद से बेसलेट, ये बेस है, इसका बेस प्लेट होता है। और ये नीचे ये 4-5 है, ये स्पाइक्स होती हैं। और ये जो इसकी टेल फाइबर है, ये सारी टेल फाइबर, ये ऊपर का टेल है और टेल फाइबर है। तो ये हमारा वायरस का स्ट्रक्चर हो गया, बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, टीएमवी वायरस मतलब टोबैको मोजैक रोग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं टीएमवी। इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको क्या है, टोबैको मोजैक वायरस यानी तंबाकू का मोजैक वायरस। तंबाकू का मोजैक यानी विषाणु वायरस। एक विषाणु है, सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है, मतलब इसी वायरस की खोज सबसे पहले की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी, आइवानोवस्की ने 1892 में की थी। विषाणु पतले लंबाकार बेलने की संरचनाकार वाले होते हैं। टीएमबी का प्रोटीन यानी इसी को टीएमबी नाम दिया गया ना, टोबैको मोजैक वायरस। टीएमबी का प्रोटीन आवरण 2130 इकाइयों का बना होता है। जैसे एक मैंने बताया था कि जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन एककों का बनाता है, तो इसमें प्रोटीन एक कितने इकाई होते हैं, इसमें 2130 इकाइयाँ का बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। अब इन प्रोटीन एककों को ही कैप्सोमियर कहते हैं। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कैप्सोमियर कहते हैं, तो ये प्रोटीन के एककों को कहते हैं जो कैप्सिड, जिससे कैप्सिड बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैप्सिड के इसमें मतलब 2130 इकाइयाँ हैं। और ये जिसका न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। अब हम देखेंगे कि एड्स का क्या मतलब, जो डिजीज़ होता है वायरस द्वारा, उसमें एड्स का पढ़ेंगे। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यून नहीं है यहाँ पे, इम्यूनो होगा, इम्यूनो, एक सेकेंड सॉरी, ओ होगा, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये डिफिशियंसी सेम रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ इम्यूनो ओ, यहाँ ओ रहेगा, ई नहीं रहेगा। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ये, ठीक है। उसके बाद इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। अब एचआईवी वायरस से ये रोग होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अब एचआईवी हो जाएगा, एचआईवी वायरस है, इससे जो होता है एड्स होता है। और एड्स होने के बाद जो उसकी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इंसान की, वो कम हो जाती है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिकणिकाओं को मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं पर, इसमें क्या होता है, जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो हमारी बॉडी को बचाती हैं बाहरी इन्फेक्शन से।
तो क्या करता है, ये जाके इनको अफेक्ट कर देता है और मस्तिष्क की जो न्यूरॉन जो होते हैं या मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्ष के बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता है। एड्स में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है बहुत कमज़ोर हो जाता है, इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, फिर वो नॉर्मल छोटे छोटे बीमारियों से भी नहीं बच पा रहा है, अपने आप को बचा नहीं पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब एड्स से रोगी की मृत्यु हो जाएगी। एड्स को रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक या HIV पॉजिटिव कहते हैं। जो एड्स से पीड़ित होता है उसको HIV पॉजिटिव कहते हैं। हमें एड्स के लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें भूख न लगना, रोगी को जो पेशेंट होता है उसको भूख नहीं लगती है, वजन में कमी हो जाती है, ज्वर होता है, फीवर होता है, थकावट होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति निमोनिया तथा त्वचा कैंसर से ज़्यादा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया हो जाता है, त्वचा कैंसर ज़्यादा होता है इस रोग में। ये लक्षण हो गए। अब एड्स के रोकथाम कैसे हैं, रोग से कैसे बचा जा सकता है। इंजेक्शन लगाने में भी साफ नहीं सूसी मतलब जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें सिरिंज जो है वो नई सुई का प्रयोग करना चाहिए उसमें, कि नहीं तो यूज वाली वन टाइम यूज वाली, मतलब एक टाइम जो वन टाइम वाली ही यूज करनी चाहिए। मतलब अगर किसी ऑलरेडी किसी को लगी हुई उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्त से आधान पूर्व रक्त भली बात, अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड की जांच करनी चाहिए कि उस डोनर को कोई डिजीज़ या कुछ बीमारी ना हो। नशीली दवाइयों के इंजेक्शन नहीं लेने, अब ड्रग वगैरह नहीं लेने चाहिए, इससे भी बीमारी हो जाएगी। रेजर या ब्लेड का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। रेजर या ब्लेड सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। ये रोकथाम है इसके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एग्ज़ाम में आ सकता है ये वाला पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर को, यहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। उसके बाद ये देख सकते हो कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एलाइजा क्या होता है? एलाइजा जो होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एलाइजा का फुल फॉर्म, एंजाइम। एलाइजा जो होता है इसी से टेस्ट किया जाता है एंजाइम, फुल फॉर्म इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट इससे। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एलाइजा जो होता है, एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम आ गई है शायद इसमें, सॉरी क्या प्रॉब्लम है इसकी। एलाइजा क्या होता है? एलाइजा का फुल फॉर्म मैंने लिखा है अभी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इससे होता है। ये एड्स का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा एलाइजा किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो ये एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और ये वायरस का देख स्ट्रक्चर है, एलाइजा ये टेस्ट कैसे किया जा रहा है ये सब दिखाया, इतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। और ये अन्य रोग जो हैं वायरस के थ्रू जो होते हैं उसको, और उसके द्वारा जो प्रभावित अंग होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें है यहाँ पे मिक्सो वायरस है जिससे इन्फ्लुएंजाई होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और इसमें जो हमारा श्वास नली लंग्स प्रभावित होता है। पोलियो वायरस से पोलियो होता है, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। मार्बेली वायरस से मीजल्स होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है जिसमें हमारी बॉडी संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है। वर्सेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है, चिकन ये स्मॉल पॉक्स छोटी माता बड़ी माता जो होती हैं। चेचक जो होता है इससे संपूर्ण शरीर होता है। रेबीज़ वायरस से, और ये यहाँ कुछ गलत लिखा है, ये गलत है, ये नहीं है। रेबीज़ वायरस होता है, इससे होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कुत्ते के काटने से जो होता है तो इससे हमारा न्यूरॉन्स प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, पोलियो वायरस के स्ट्रक्चर है ये। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।